नमस्कार दोस्तों, यूएन डिसेबल को कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। अगर आप नए हैं तो मैं अपना परिचय दे रहा हूं। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं और ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। यहां पे जो भी आपको जानकारी मिलती है सारे मेरे प्रैक्टिकल काम के अनुभव पे मिलती है। बाकी सभी चैनल्स जो हैं वो सिर्फ यूट्यूबर हैं, वो थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। लेकिन जो मैं यहाँ आपको बताता हूँ ये मेरे काम का अनुभव है। 5 साल मैं पीएफ का काम कर रहा हूँ तब जाके मैं आपको कोई बात बताता हूँ। तो जो मैं यहाँ बताऊँगा वो 100% प्रैक्टिकल जानकारी होगी। उस चीज़ को आप जांच करके देखिए। अगर आपको फ़ायदा हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, फ़ायदा ना हो तो भी आप कमेंट में बताइए। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ संक्षेप में कि मैंने यहाँ पे डिसेबल के बारे में काफ़ी प्रयास किए हैं कि आप लोगों का डिसेबल जो है उस पे सुधार हो, वो डिसेबल चालू हो जाए। इसी प्रयास की श्रृंखला में यूएन जो पीएफ वाले हैं उन्होंने एक यूट्यूब लाइव किया था। इस यूट्यूब लाइव में हमने पूछा था कि सर डिसेबल का क्या हुआ, डिसेबल का क्या हुआ। तो मजबूरी में इनको जो है डिसेबल के ऊपर जवाब देना पड़ा। और इस 1.5 घंटे के वेबिनार में वो जो उन्होंने जवाब दिया है वो सिर्फ 2 मिनट का दिया है। ये 2 मिनट का जवाब मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो मोटा मोटा कहा है थोड़ा समझ लो। ये वीडियो तो आपको तसल्ली से देखनी पड़ेगी, तभी जाके आपको मुद्दा समझ आएगा। इस वीडियो के अंदर इन्होंने कहा था कि हम हफ्ता 10 दिन के अंदर एक नया सिस्टम लाएंगे और उस नए सिस्टम के अंदर में आप अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, हम उसकी जांच कर लेंगे, जांच करके आपका यूएन नंबर चालू कर देंगे। तो ये वाली वीडियो को आए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, मतलब 14 दिन हो चुके हैं। अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं आया है। इसी वीडियो के अंदर इन्होंने ये कहा था जब तक वो सिस्टम नहीं आता है तब तक आप पीएफ ग्रीवाइंस लगा सकते हैं और हम इस वीडियो में वही ग्रीवाइंस लगाएंगे। क्या आप यहाँ पे इंतज़ार करना चाहिए आपको कि वो सिस्टम आ जाए तब आप लगाएंगे, या फिर आपको ग्रीवाइंस लगा देना चाहिए? तो मैं कहूँगा ग्रीवाइंस आप लगा सकते हैं और साथ में ही आप जो है जब वो नया सिस्टम आएगा तब तक अगर आपका यूएन चालू ना हो तो आप वहाँ पे नए सिस्टम में भी कंप्लेन लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट के बेस पे बात करेंगे। हम यहाँ पे वो बात करेंगे जो हमारे पास कानून के तौर पे लिखा हुआ है। कानून के तौर पे मैं जो इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ वो ABRY स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ। 2 वजह से यहाँ पे डिसेबल हुआ है, एक तो ABRY स्कीम में और एक KYC की वजह से। हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर सिर्फ ABRY स्कीम के बारे में बताएंगे, KYC के बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ समझिएगा ABRY क्या है। ABRY एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे पीएफ ऑफिस ने ऐसा बताया कि भाई अगर आपके छोटी कंपनी है तो कंपनी वाले का हिस्सा और एम्प्लॉयर का हिस्सा, मतलब एम्प्लॉय का 12% और कंपनी वाले का 12%, ये दोनों ही पैसे हम देंगे। और इससे क्या हुआ था, इससे एम्प्लॉयर के 12% बच गए और एम्प्लॉय के भी 12% बच गए। तो ये फ़ायदा बहुत सारी जो जिन कंपनियों को ये फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए था उन कंपनियों ने भी ये फ़ायदा उठा लिया। ऐसे में जब यहाँ पे स्कीम बांटी जाती है तो अंधाधुंध आंख बंद करके बांट दी जाती है सबको, ताकि उस टाइम पे बड़े बड़े हेडलाइन बन सके कि देखो सरकार ने कितना बढ़िया काम कर दिया, इतने सारे लोगों को स्कीम में फ़ायदा दे दिया। और उसके बाद ये जो जांच की जाती है या कुछ होता है तो जांच करके वो लोग बोलते हैं तुमने गलत ले लिया, तुमने गलत ले लिया, तुमने गलत ले लिया, अब सब वापस करो, ब्याज समेत वापस करो। कुछ इसी तरह का काम आपके पीएफ डिपार्टमेंट से भी हुआ है, जहां उन्होंने जब इस स्कीम को लॉन्च किया तो अंधाधुंध आंख बंद करके सबको स्कीम का बेनिफिट दे दिया। और बाद में इनको ये एहसास हुआ है कि अच्छा ये इतने लोगों को हमने गलत बेनिफिट दे दिया। अब उस कंपनी के अंदर में जितने कर्मचारी थे जिनका कोई इस फ्रॉड में लेना देना नहीं है, जिन्होंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि उनका यूएन नंबर में कोई रिस्क आ जाए, उन सभी के यूएन ब्लॉक हो चुके हैं और उनके यूएन नंबर ब्लॉक पीएफ ऑफिस ने कर दिए हैं। अब समझिएगा कि ये यूएन नंबर आपके सिर्फ कंप्लेन लगा देने से चालू नहीं होने वाला है। क्या मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपका यूएन नंबर चालू नहीं होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप जिस वजह से आपका यूएन नंबर ब्लॉक है वो है ABRY स्कीम। जब तक पीएफ ऑफिस को ऐसा नहीं लगता है कि ये जो ABRY स्कीम का आपकी कंपनी ने फ़ायदा लिया था वो सही था, तब तक आपका यूएन नंबर चालू नहीं किया जाएगा।
चाहे आप कंप्लेन लगा लीजिए, चाहे आप ग्रीवांस लगा लीजिए, चाहे आप पीएफ ऑफिस के हेड ऑफिस पे चले जाइए, चाहे आप कंपनी से लेटर लिखवा लीजिए, चाहे आप प्रधानमंत्री के यहाँ लेटर लिख दीजिए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट लिख दीजिए, चाहे आप लोअर कोर्ट में लिख दीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक इस ABRY बेनिफिट के बारे में पीएफ ऑफिस ये निश्चिंत ना हो जाए कि इसका बेनिफिट आपको जो मिलना चाहिए था वो सही है या गलत है, तब तक आपका यूएन नंबर चालू नहीं होगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि देखो पीएफ ऑफिस को करना क्या है, पीएफ ऑफिस ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पीएफ ऑफिस ये कर सकता है कि मान लीजिए कि ABRY स्कीम में आपकी कंपनी आपके शेयर के अंदर में 20-20 हज़ार रुपये का बेनिफिट डाला गया था, तो वो 20-20 हज़ार रुपये पीएफ ऑफिस उसे रिटर्न कर सकता है, रिवर्स अपने यहाँ पे अकाउंट में ले सकता है। इतना काम पीएफ ऑफिस कर सकता है। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि ये काम पीएफ ऑफिस नहीं कर रहा है। पिछले 2 सालों से ABRY स्कीम के लोगों का यहाँ पे यूएन डिसेबल हो रखा है। अगर पीएफ ऑफिस को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के खाते के अंदर गलत बेनिफिट गया है, तो पीएफ ऑफिस को जो बेनिफिट गया है, जितना बेनिफिट गया है उतना बेनिफिट होल्ड कर लो। या फिर अगर आपको लगता है कि भाई गलत गया है, हम जांच करेंगे उसके बाद वापस देंगे, उतना फंड आप अपने पास वापस ले लो। बंदे का बाकी अकाउंट तो छोड़ दो। आपके एक ABRY स्कीम के चक्कर में या एक कंपनी की आईडी के चक्कर में बाकी कंपनियों का जो पैसा है वो आपने क्यों रोक रखा है। तो दोस्तों ये एक बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड और इलॉजिकल डिसीजन होता है, जिसमें आपका मान लो कि आपका बैंक खाता है, उसमें आपके 5 लाख रुपए हैं और 5 लाख रुपए होने पे किसी ने क्या किया, किसी ने गलती से आपके खाता नंबर गलत लिखा और आपके अकाउंट में 100 रुपये डाल दिए। और अब वो जो 100 रुपये डाल दिए हैं, अब बैंक वाला क्या बोल रहा है, बैंक वाला बोल रहा है क्योंकि तुम्हारे खाते में 100 रुपये गलती से जमा हुए हैं, इसलिए अब हम तुम्हारा खाता ब्लॉक कर रहे हैं। अरे भाई, जो तेरा 100 रुपये है वो यार निकाल ले, वो तो हटा दे, उसको ब्लॉक कर दे। कम से कम जो मेरा अपना बाकी पैसा है वो तो कम से कम छोड़ दो। ये होना चाहिए ना, ये लॉजिकल है ना। लेकिन इतना सा लॉजिक पीएफ संस्था अप्लाई नहीं कर रहा है। मेरे ओपिनियन में पीएफ संस्था को इतना लॉजिक समझ आना चाहिए। और अगर बताया गया था कि 10 दिन के अंदर में सिस्टम आ जाएगा, तो 10 दिन की जगह 20 दिन हो जाए, लेकिन अभी तक आ जाना चाहिए था। 2 साल हो गए हैं, अभी कोई ऐसा, मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसी जांच नहीं है भाई साहब जो 2 साल तक चल रही है और ख़त्म ही नहीं हो रही, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा आपको असलियत पता होनी चाहिए। असलियत किसे पता होगी, असलियत उसे पता होगी जो असली काम करता होगा, ठीक है ना। आपको YouTube वीडियो देखेंगे, वहाँ आपको बता देंगे ये कर लो, डॉक्यूमेंट लगा लो, ऐसा लगा लो, वैसा लगा लो। भैया तुमको ज़मीनी हकीकत नहीं पता है। तो ज़मीनी हकीकत ये है कि उन स्कीम वालों का चालू कब होगा, क्यों होगा, इसका लॉजिक समझना चाहिए। अब मान लिया कि आपका डिसेबल हो गया, मेरा डिसेबल हो गया, मुझे मतलब नहीं है कंपनी ने क्या फ्रॉड किया, मुझे मतलब नहीं है पीएफ ऑफिस समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मुझे तो अपना यूएन नंबर चालू करना है। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे कानूनी तौर से दिखा रहा हूँ कि पीएफ ऑफिस का क्या कहना है इस विषय पे। देखो, पीएफ ऑफिस ने आज तक जो है ना, एक शब्द जो है इस बारे में नहीं कहा है। बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद यहाँ पे इन सर से 2 मिनट का हमें समय मिला अपनी परेशानी के लिए, जहाँ हमने लगातार डिसेबल डिसेबल पूरे 1.5 घंटे तक हमने डिसेबल 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 किया। तब जाके इन्होंने डिसेबल के ऊपर मुंह खोला, और जो मुंह भी खोला उसमें भी कंप्लीट बात नहीं बताई। अगर 1.5 घंटे में से अगर मान लीजिए 20 मिनट भी अगर दे देते, तो यहाँ पे हज़ारों लोगों का फ़ायदा हो जाता। हज़ारों लोग जो यहाँ डिसेबल की वजह से परेशान हैं, वो जो है उनको यहाँ समझ आ जाता क्लियर कट। तो मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैं अपनी काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसके बाद मैं आगे जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ छोटी वीडियो बनाने की, लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये बताना ज़रूरी है, ताकि आपको असलियत पता लग सके। मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, ये 36 मिनट की हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये 36 मिनट बहुत लंबा है, तो मैं अगेन वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो भी जाने कितनी लंबी जाएगी। ये मैं 24 तारीख को बनाया था, अभी मैं 27 तारीख को बना रहा हूँ। तो आपको समझ आना चाहिए ना यार, टिकटॉक थोड़े है कि आपको 2 मिनट में मैं सारा वो डांस करके दिखा दूंगा। आपको आपका पैसा फंसा है,
आपको समझ आना चाहिए कि हम किस लॉजिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको पीएफ ऑफिस के कुछ अलग अलग रिप्लाई दिखा रहा हूँ जो पीएफ ऑफिस के तरफ से आए हैं। तो यहाँ सबसे पहला रिप्लाई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आपको जो है इसके अंदर आपकी आंखें खुल जाएंगी। वो रिप्लाई ये है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैं आपको हाईलाइट करूंगा और हाईलाइट करके बताऊंगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने हमें बताया कि जो आपका यूएन नंबर है ABRY स्कीम में रजिस्टर्ड हुआ था, ABRY स्कीम वाले यूएन नंबर को डिसेबल किया गया है ताकि आप मिस यूज ना कर सको स्कीम का। ठीक है जी। अरे भैया, स्कीम वाले पैसे रोक लो, बाकी पैसे तो छोड़ दो। प्रोसेस ऑफ अनब्लॉक दीज यूएन इज अंडर प्रोसेस। ये जो अनब्लॉक करने का प्रोसेस है ये अंडर प्रोसेस में है। अनब्लॉक करने का जो करने की कार्रवाई है वो अभी चल रही है। ये ऐसी कार्रवाई है जो चल ही रही है और ख़त्म ही नहीं हो रही है। और यहाँ पे डिसेबल, कितने लोगों का डिसेबल चालू किया गया है, अंडर प्रोसेस है। मान लो 2 साल में, आपने 2 साल पहले मान लेते हैं कि 50,000 लोगों का डिसेबल कर दिया, तो कोई एक इतना तो होना चाहिए ना कि भाई 50,000 का कर दिया, अभी 2 साल में हमने जो है 40,000 लोगों का चालू कर दिया है, 10,000 लोगों का डिसेबल है। इस बारे में कोई जानकारी पीएफ ऑफिस से नहीं मिली है। देखिए, किसी भी संस्था को ना, अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ दिक्कत है तो उसके बारे में क्लैरिटी उसके स्टेक होल्डर्स को देनी चाहिए। स्टेक होल्डर मतलब जो उसके मेंबर हैं या जो उसके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, उनको क्लियर कट समझाना चाहिए, उनको क्लियर कट बताना चाहिए, जो कि पीएफ संस्था नहीं करता है। सभी सोशल मीडिया पे उपलब्ध होने के बाद भी पीएफ संस्था को इतना नहीं है कि वो ये बता दे कि हमने जो 2 साल पहले यूएन ब्लॉक किए थे, इतने हजार इतने लाख यूएन ब्लॉक किए थे और उस हजार और लाख यूएन में से हमने इतने अभी चालू कर दिए हैं और इतने अभी प्रोसेस में है, ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया है। तो ये अंधेरे में रख के आपके यूएन के साथ एक तरह से कहूँगा तो खिलवाड़ किया जा रहा है। ये मेरे विचार हैं, आप इससे असहमत हो सकते हैं, मैं अपने विचार बता रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ से सहमत हो तो आप भी कमेंट में बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ कहा गया है देयर इज़ नो प्रोविज़न, हमारे पास कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि हम आपका यूएन नंबर चालू कर सके। ठीक है। बोथ मेंबर एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आर पेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने आपके पैसे पे किए थे, गवर्नमेंट ने पे किए थे, तो वो वाला फंड रोक लो ना भाई, पूरा अकाउंट ही क्यों ब्लॉक कर रहे हो। हैंस यू आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर एडवांस एंड सेटलमेंट। ना तो आप एडवांस निकाल सकते हो ना सेटलमेंट निकाल सकते हो। दिस ऑलरेडी हैज सेंट शोकोज नोटिस एम्प्लॉयर सबमिटिंग रिकॉर्ड। आपके एम्प्लॉयर को नोटिस दिया गया है और नोटिस का जवाब एम्प्लॉयर ने नहीं दिया है, तो हमने इंस्पेक्शन भेजी है। इंस्पेक्शन मतलब एक आदमी को भेजा कि जाओ भाई वहाँ से देख के आओ कि क्या काम हो रहा है, उनसे ये सब कागज़ लेके आओ और जैसे ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी हम आपको उसी हिसाब से सूचित कर देंगे। सूचित कर देंगे वाली बात लिखी जा रही है। एक आपने रिप्लाई देख लिया, दूसरा रिप्लाई मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा रिप्लाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ये कागज़ देने हैं। एक एक जगह पे तो लंबी चौड़ी कहानी है, दूसरी जगह है कि आप अपना आधार कार्ड अपलोड करो, पैन कार्ड अपलोड करो, बैंक पासबुक अपलोड करो, कैंसिल चेक अपलोड करो और कंपनी के लेटर पैड पे और सिग्नेचर अपलोड करो। ये हो गया, समझ गए। मैं आपको और दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो आपका यूएन डीएक्टिवेट किया गया है, आपको एक एप्लीकेशन देनी है, लेटर देना है कंपनी का, क्लैरिफिकेशन लेटर, और ABRY बेनिफिट के बारे में आपको लिखना है क्लैरिफिकेशन के अंदर। फॉर्म नंबर 5, फॉर्म नंबर 10, फॉर्म नंबर 11, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेंबर आईडी और ये बैंक डिटेल ऑफ पीएफ फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन। ठीक है, ये आपको दिखा दिया। ये सब मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, किसी की भी बात पे बिल्कुल भरोसा ना करें जब तक आपको कोई कानूनी कागज़ ना दिखे। कानूनी कागज़ के बिना किसी की भी वीडियो पे भरोसा अगर आप करेंगे तो सिर्फ उसका फ़ायदा होगा, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक विस्तार में लिखा गया है कि SOP बताई गई है डिसेबल को डीफ्रीज करने के लिए, और कर्मचारी प्रमाणित क्या क्या उसको देना है। उसको देना है बैंक खाता, फॉर्म नंबर 11 और उपस्थिति पत्र और वेतन की पर्ची, सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये भी आपके सामने मैंने रखा है। ठीक है, और दिखाऊं, और आपके सामने
ये वाला तो मैंने दिखा दिया है। तो देखो, ये सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट पे अलग अलग रिप्लाई के ऊपर अलग अलग डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड की गई है। तो इसके बारे में मैंने एक ये लिस्ट बनाई और मैंने ये नोट किया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा रहे हैं। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट समझना, वो बैंक अकाउंट जिसमें आपकी सैलरी आ रही है। पहला पेज आप रख दो चेक का और दूसरा पेज रख दो जहां आपकी सैलरी आ रही है। सैलरी आने की एंट्री वहां पे दिखनी चाहिए। अगर आपको सैलरी बैंक में दी जाती है, उसकी एंट्री आपको दिखनी चाहिए। उसके बाद अगर अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर है तो फॉर्म नंबर 11 क्या होता है, फॉर्म नंबर 5 और 10 क्या होता है, क्लैरिफिकेशन लेटर अबाउट ABRY बेनिफिट क्या होता है, सैलरी स्लिप क्या होता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सैलरी स्लिप आपको पता है, अपॉइंटमेंट लेटर आपको पता है, बैंक अकाउंट आप समझते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड समझते हैं। आपको ये मैं समझा दूं कि क्लैरिफिकेशन लेटर अबाउट ABRY बेनिफिट का मतलब क्या हुआ। तो ये यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपकी कंपनी लिख के दे कि भाई हमने ऐसा ऐसा जो बेनिफिट लिया था वो सही है और हमारी जांच पूरी हो चुकी है। अगर आपकी कंपनी जांच के दायरे में है, जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक आपका यूएन नंबर चालू नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको आपकी कंपनी कहती है कि हमारी जांच पूरी हो गई है, तब आपकी कंपनी को अपने लेटर हेड पे ये मैटर लिख के देना होगा, रिक्वेस्ट फॉर अनफ्रीजिंग ऑफ डिसेबल यूएन, रिस्पेक्टेड सर मिस्टर रामलाल सन ऑफ श्यामलाल हैविंग यूएन नंबर, जो इनका यूएन नंबर है, मेंबर आईडी है, मेरे यहाँ नौकरी पे थे इस तारीख से इस तारीख तक, ठीक है। या फिर अगर आप अभी काम कर रहे हो तो एम्प्लॉयड टिल डेट लिखना है। टिल डेट मतलब अभी भी काम कर रहे हैं। हिज यूएन डिसेबल कर दिया गया ABRY बेनिफिट से। कंपनी ने सारी कार्रवाई पूरी कर ली है और अभी ABRY का हम सारा कुछ निपटा चुके हैं। हमको PF ऑफिस से सफाई मिल चुकी है कि आपका अब कोई और कार्रवाई बाकी नहीं है। इस तरह का लेटर कंपनी के लेटर हेड पे बनेगा, उसके बाद ही आपका ये क्लैरिफिकेशन लेटर माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको फॉर्म नंबर 11 और फॉर्म नंबर 5 और 10 बोला जा रहा है। तो मैं आपको फॉर्म 11 दिखा देता हूँ। ये होता है फॉर्म नंबर 11। ये आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे बनाया जाता है और इस ज्वाइनिंग, अगर मान लो पहले फॉर्म नहीं भरा है तो अब अभी भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें क्या क्या भरना होता है ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है। यहाँ पे पिता का नाम भर दीजिए, यहाँ टिक करके पिता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ईमेल आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस मोबाइल नंबर डालिए। क्या आप पहले EPF के मेंबर थे? अगर आपका पहले PF था तो यस करना है, और पेंशन भी आपकी कटती थी तो यस करना है। ज़्यादातर लोगों के लिए अगर मान लो पहले नौकरी की होगी ना तो यस करना, वरना नो करना। मतलब मान लो कि ये लेटर आप किससे दे रहे हो, मान लीजिए आपने 3 कंपनी में काम किया, अभी तीसरे नंबर कंपनी ABRY वाली थी और अब आप इस वाली कंपनी से डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, तो आपको जो यहाँ पे जो लिखना है ये मेंबर वाली बात, वो पुरानी वाली कंपनी के लिए बारे में पूछ रहा है कि पहले वाली कौन सी कंपनी थी, ठीक है। तो ये समझ गए आप। अगला है यूएन नंबर लिखो। उसके बाद है कि भाई प्रीवियस PF अकाउंट नंबर। जैसे मैंने बताया, मान लीजिए कि अगर आप तीसरे नंबर कंपनी में जा रहे हो तो दूसरे नंबर कंपनी का मेंबर आईडी लिखना है। डेट ऑफ एग्जिट ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, पिछली कंपनी का रिजाइन डेट लिखिए। स्कीम सर्टिफिकेट नहीं होगा आपके पास, PPO नंबर नहीं होगा, इंटरनेशनल वर्कर पे नो करना है। और आप इंडियन है तो इंडियन यहाँ लिख देना है। उसके बाद पासपोर्ट वाली जानकारी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बैंक अकाउंट वो भरो जिसमें आपका PF सैलरी आ रही है, वो वाला बैंक अकाउंट भर दो। उसके बाद अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, और इसके साथ में अब आप नीचे आएंगे और यहाँ आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। और यहाँ नीचे आपकी कंपनी गोल मोहर लगा के साइन कर देगी, डेट और प्लेस डाल देगी, और यहाँ पे आपकी कंपनी को भरना है कि ये मिस्टर रामलाल ने इस तारीख में ज्वाइन किया है, ठीक है। और ये इसका पहले का यूएन नंबर था। ये चीज़ें यहाँ पे फॉर्म नंबर कितने में भरनी होती है, फॉर्म नंबर 11 में भरनी होती है, ठीक है। और बताऊँ, जो जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं मैं वो आपको बनाना सिखा रहा हूँ कैसे भरा जाता है। फॉर्म नंबर 5 और फॉर्म नंबर 10। फॉर्म 5 आपकी ज्वाइनिंग के बारे में बताता है। ज्वाइनिंग के लिए जो बात है वो ये है कि आपकी कंपनी में आप इस तारीख को इस साल में ज्वाइन किया। ये आपकी कंपनी का नाम और एड्रेस है। यहाँ आपका PF नंबर, यहाँ पे आपका नाम आएगा। देखिए, मैं आपको यहाँ क्लियर कर, नाम आ जाएगा, फादर नेम, एज, जेंडर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया फॉर्म नंबर 5। फॉर्म नंबर 10 होता है, अगर मान लो आप वहाँ नौकरी छोड़ चुके हो तो ये फॉर्म नंबर 10 भरा जाएगा। ये आपका हो गया कि आप कौन सी तारीख में, कौन से महीने में आप छोड़ रहे हैं,
उस महीने का नाम, और यहाँ आपका पीएफ नंबर, यहाँ नेम, यहाँ फादर नेम, डेट ऑफ लिविंग, रीजन ऑफ लिविंग, शॉर्ट सर्विस डाला जाता है ज़्यादातर, शॉर्ट सर्विस, ठीक है। रिमार्क में कुछ भी नहीं डालना है, और ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको साइन करवाने हैं, स्टैम्प करवाने हैं कंपनी से। ये हो गया। आपको इसके अलावा ना सैलरी स्लिप की डिमांड रखी गई थी। यहाँ पे जो हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर सैलरी स्लिप बताया था, वो सैलरी स्लिप आप कोई भी सैलरी स्लिप, जैसे ज्वाइनिंग के टाइम का सैलरी स्लिप, या फिर आप अभी मान लो अभी वर्तमान में काम कर रहे हो तो वो वाला सैलरी स्लिप आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिए हैं। तो अब आप क्या समझे, अब आप ये समझे कि ABRY स्कीम अगर है तो वो स्कीम के अंदर में अगर आपकी कंपनी जांच पूरी कर चुकी है तो ही आपका ABRY स्कीम का चालू होगा। आप अभी अपने तरफ से ये वाली चीज़ें लगा सकते हैं। बाई चांस आपकी कंपनी बोलती है अपन नहीं कर रहे, जो करना है कर लो, तो फिर आप कंपनी वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इग्नोर कीजिएगा। जैसे कंपनी के लेटर हेड की बात करते हैं तो वो इग्नोर कीजिए, और उसके जगह आप अपने तरफ से एक लेटर लिख दीजिए प्यारा सा हिंदी में कि भाई हमने अपनी कंपनी से संपर्क करने की कोशिश करी है, हमारी कंपनी इस तरह की कोई भी हमारी मदद नहीं कर रही है। मेरा ये यूएन नंबर है, मैं अभी और इतनी कंपनियों में काम कर चुका हूँ, कृपया करके मेरा यूएन नंबर चालू कर दिया जाए। अगर आपको ABRY स्कीम से कोई परेशानी है तो उस वाले फंड को रोक लिया जाए या उस वाले फंड को वापस ले लिया जाए, लेकिन मेरा बाकी फंड छोड़ दिया जाए या बाकी यूएन नंबर चालू कर दिया जाए। ये आपको तब लिखना है जब आपकी कंपनी सहयोग नहीं कर रही है, और अगर सहयोग कर भी रही है तो अपने तरफ से आप लेटर लिख दीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको SOP के अंदर दिखाया था कि यहाँ पे कौन कौन अधिकारी है जो आपके इस कार्रवाई के ऊपर आपकी हेल्प करेंगे। तो ये वाला SOP वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे 14 मिनट का ये वीडियो है, और इसमें मैंने बताया है कि कैसे कैसे किन किन स्टेप्स में आपसे पूछताछ हो सकती है, आपको बुलाया भी जा सकता है। तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि ये कागज़ हमें बनाने हैं। उसके बाद जो यहाँ पे इस वीडियो में जो बताया गया था कि आपको ये लगाना है, कंप्लेन लगानी है, तो कंप्लेन के बारे में मैं यहाँ पे वीडियो आपको दिखा रहा हूँ कि हमने क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह लगाया है। सबसे पहले तो PF ग्रीवाइंस के साइट पे चले गए। उसके बाद मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यूएन नंबर हमने डाल दिया, OTP हमारा आ गया। OTP आने के बाद हमने अपना एड्रेस वेड्रेस सेलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए कि आपका यूएन नंबर डिसेबल हुआ है एक कंपनी की वजह से, जो ABRY स्कीम का बेनिफिट जिसने लिया, उसी वाली आईडी को सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। उस आईडी को हमने सिलेक्ट कर दिया, फिर अपना एड्रेस वेड्रेस भर दिया। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपको ना ब्लॉक यूएन का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप अपना जो है उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस जगह पे आप अपना मैटर टाइप करेंगे। क्या मैटर टाइप करेंगे कि मेरा ब्लॉक हो गया है, मेरा ये यूएन नंबर है, और मैं यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगा रहा हूँ। और ये डॉक्यूमेंट जो सारे के सारे होंगे इसको एक ही फाइल में लगाना है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ एक ही फाइल लगाने का ऑप्शन है। तो एक ही फाइल तभी बनेगी जब आप सभी को पहले PDF में कन्वर्ट कीजिए, और PDF में कन्वर्ट करके फिर अपलोड करना है आपको। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैंने इसी प्रोसेस को किया था। मुझे लगता है कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो भी 30 मिनट की हो जाएगी, तो फिर मैं अगेन मतलब मेरा दोबारा वीडियो बनाने का पर्पस कुछ रहा नहीं। मैंने कोशिश की थी कि छोटे में ही वीडियो बनाऊं, लेकिन ये लंबी वीडियो ही बन गई। तो यहाँ पे जो जो कागज़ हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का चेक, सैलरी स्लिप, क्लैरिफिकेशन लेटर, और ये सारी चीज़ों को आप एक ही जगह पे मर्ज कीजिए, और मर्ज करने के बाद आप इसे आई लव PDF नाम की वेबसाइट पे जाके आप सारा कुछ बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना मैटर लिख दिया था। ये मैटर था कि काइंडली डिफ्रीज माय यूएन नंबर और आई एम अटैचिंग ऑल डॉक्यूमेंट एज पर SOP, और ये करके मैंने यहाँ पे अपनी कंप्लेन यहाँ पे लगा दी थी। कंप्लेन लगाने के बाद आपको इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक हेयर करना है। क्लिक हेयर करके आपका जो कंप्लेन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको इंतज़ार करना है, देखना है कि भाई मेरा जो है आता है या नहीं आता है, या फिर क्या जवाब आता है, वो आपको ज़रूर से देखना होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जो आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ ये ABRY स्कीम के बारे में है। मुझे समय नहीं पता है कि कितना टाइम लग चुका है, तो यहाँ पे जो भी टाइम लगा है ये आपको अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी था। आप ज़रूर से ये वाली वीडियो देखें और समझें, और इसमें आप, और अगर मान लीजिए सपोज़ आप कोई और भी वीडियो देखते हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं।
वो भी आप जो है प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सबसे पहले हमने कानून समझा, कानून के अंदर जो कागज़ बताए गए थे वो समझे, और उन कागज़ों को कैसे बनाना है वो समझा, और फिर हम आपको बता दिए कि कंप्लेन आपको कैसी लगानी है। ठीक है, तो मेरा पूरा प्रयास है कि जितना अच्छे से अच्छा हो सके आपको बताऊं। आप ये प्रयास अपने तरफ से कीजिए, और उसके बाद अगर मान लीजिए आपका चालू हो जाता है तो आप ज़रूर से कमेंट में बताइए, और चालू नहीं हो जाता है तो भी कमेंट में बताइए। सिस्टम तो आना ही है इस अनब्लॉक करने के लिए, तो अगर जब नया सिस्टम आएगा तब तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। लेकिन जब तक नया सिस्टम नहीं आता है तब तक आप ये पुराने सिस्टम को करिए, प्रयास कीजिए। और साथ में ही अगर आपका ऐसा कोई जवाब आए आपको कि आपको ऐसा करना है या वैसा करना है, तो आप ज़रूर से मेरे को व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, ताकि भविष्य में जो वीडियो बनेगी वो और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सटीक बन सके। तो अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ मदद की है, तो ज़रूर से आप मुझे कमेंट में बताएं कि इस वीडियो को आप 10 में से कितने नंबर देंगे। देखिए, मेरे हाथ में अगर होता कि मैं आपका यूएन नंबर चालू कर दूं, तो मैं यूँ चुटकी बजा के आपका यूएन चालू कर देता। जिनके हाथ में है यूएन नंबर चालू करना, वो हैं पीएफ ऑफिस, और हम पीएफ ऑफिस को फिर से प्रार्थना करेंगे कि अगर एबीआरवाई स्कीम के कुछ बेनिफिट को आप जो है बेस बना रहे हो यूएन ब्लॉक करने के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ उतने फंड को आप चाहो तो वापस ले लो। किसी को भी ऐसा नहीं कि 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए का बेनिफिट मिल गया। मुश्किल से, मेरा जो मानना है, मुश्किल से 20,000, 30,000, 35,000, 40,000 का बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है पर्टिकुलर इतना फंड आपका फॉर्जरी हो गया है, आप उतने फंड को रोक कर बाकी यूएन नंबर को फ्री कर दीजिए। आप वो पैसे वापस ले लीजिए जब आपकी जांच पूरी हो। अगर आपको लगे कि भाई पैसा जेन्युइन था, तो आप पैसा डाल दीजिएगा मेंबर के खाते में। अगर आपको लगे नहीं भाई हमें कुछ शक है, तो भाई रख लो। मैं कहता हूं, अगर पीएफ ऑफिस किसी मेंबर से पूछेगा कि भैया तुम्हारे खाते में हमें इतने पैसे से प्रॉब्लम है, क्या हम उस अमाउंट को रख लें, तो कोई मेंबर मना नहीं करेगा। आप रख लो यार, लेकिन उसका खाता तो चालू कर दो। बाकी बेचारे को, किसी को शादी के लिए चाहिए, बहुत सारे लोग, मैं जानकारी रखता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना पीएफ बचा के रखते हैं कि भाई जब बेटी की शादी होगी, या जब बेटे का हमें कॉलेज में एडमिशन कराना होगा, या जब हमें घर लेना होगा, उस टाइम पे हम अपना पीएफ निकालेंगे। और ऐसी परिस्थिति में आप उसके 10,000 20,000 रुपए की वजह से पूरा का पूरा यूएन नंबर ही ब्लॉक कर रहे हो, 1 रुपये उसको निकालने नहीं दे रहे हो। तो थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा दिल से सोचने की ज़रूरत है। पीएफ ऑफिस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके गरीब लोगों पे तरस खाइए और गरीब लोगों का यूएन नंबर चालू कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।